हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जनरल एक्सेप्शंस का, जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है। ठीक है, ये लॉ ऑफ क्राइम्स का जनरल एक्सेप्शंस का सेकंड पार्ट है, राइट। सो आफ्टर वाचिंग द फर्स्ट पार्ट, मेक श्योर यू वॉच द सेकंड पार्ट एंड देन यू अपीयर फॉर यू अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो मूविंग ऑन, हमने इंसानिटी एज अ डिफेंस तक हमने कर लिया था। इसके बाद वी हैड टू स्टार्ट विद इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस। अब इंटॉक्सिकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? इंटॉक्सिकेशन मतलब कोई आप ऐसे ऐसे पदार्थ आप इंजेस्ट करते हो, ऐसे पदार्थ आप लेते हो जिनसे आपको नशा होता है। तो नशीली पदार्थ से जो नशा होता है उसको हम इंटॉक्सिकेशन बेसिकली कहते हैं, राइट। सो अल्कोहल, ड्रग्स एंड इस तरह की चीज़ें ये आपको इंटॉक्सिकेट करता है। ठीक है, ये आपकी आपकी मेंटल केपेबिलिटी को, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की वीक कर देता है, राइट। तो इंटॉक्सिकेशन का जनरल इंग्लिश मतलब यही होता है। नाउ इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस जो है वो सेक्शन 85 और 86 में दे रखा है। नाउ हियर यू नीड टू पे अ लिटिल अटेंशन, बिकॉज 85 और 86 में बहुत लोग डिफरेंस नहीं समझा पाते हैं। ऐसा बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग 85 और 86 के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाते। सो हियर आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि 85 किस बारे में बात कर रहा है और 86 किस बारे में बात करता है। ठीक है, सबसे पहले 85 से स्टार्ट करते हैं। 85 बेसिकली बोलता है एक्ट ऑफ अ पर्सन incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. This is the key word here, okay? अब इसको हम पढ़ते हैं। Nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act or what he's doing, what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. ठीक है, तो कहने का मतलब, अब यहाँ पे देखो ये सेंटेंस स्टार्ट क्या हो रहा है। कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये नथिंग से स्टार्ट हो रहा है। अब जब ये सेंटेंस नथिंग से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस। कोई भी ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा अगर वो एक्ट में ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो मैंने येलो में मेंशन कर रखे हैं, वो ये सारे के सारे एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हो, तो वैसा कोई भी एक्ट जो है ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो इसका स्टार्टिंग का मीनिंग आई होप आपको ये समझ में आया कि नथिंग इज एन ऑफेंस का क्या मतलब हो गया। अब एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, अगेन अगर आपको याद होगा हमने इंसैनिटी एज अ डिफेंस जब पढ़ा था, वहां पे भी ये फ्रेज यूज किया था, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। तो हमें कब मेंटल स्टेट जज करना है? जिस समय वो एक्ट किया जा रहा है, जिसको हम ऑफेंस नहीं मान रहे हैं, जिस एक्ट के लिए हम डिफेंस ले रहे हैं, उस एक्ट के दौरान हमें मेंटल स्टेट देखना है। तो वहां पे हमें लीगल इंसैनिटी देखना था, यहां पे हमें इंटॉक्सिकेशन देखना है। तो एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मैंने आपको बता दिया, कोई भी नशीली पदार्थ जिससे आपको नशा हो रहा हो। और वो इंटॉक्सिकेशन क्या करना चाहिए? नॉट एवरी इंटॉक्सिकेशन विल गिव यू दिस डिफेंस। इंटॉक्सिकेशन इस नेचर का होना चाहिए दैट इट मेक्स यू इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट दैट यू आर डूइंग। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, और है तो दो सिचुएशंस की बात की जा रही है। एस इंटॉक्सिकेशन, दो तरीके के आपको डिफेंस मिल सकता है इंटॉक्सिकेशन का, अगर ये दो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। पहला, ऐसा इंटॉक्सिकेशन जहां पे आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप किस तरीके का एक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप जो एक्ट कर रहे हो वो किस तरीके का एक्ट है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ठीक है, उससे क्या असर पड़ सकता है किसी के ऊपर, आपके ऊपर, किसी सामने वाले के ऊपर, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर, राइट। दूसरा सिचुएशन, इंटॉक्सिकेशन इस नेचर का है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप जो एक्ट कर रहे हो वो रॉन्ग है या फिर लॉ के अगेंस्ट है। ठीक है, अब ये उन केसेस में भी अप्लाई हो रहा है कि रॉन्ग इन द सेंस कि गलत है, या मॉरली भी गलत हो सकता है, एथिकली भी गलत हो सकता है, बट मोर ओवर हम इसको ये समझते हैं कि इलीगल एक्ट हो रहा है, बेसिकली एक ऑफेंस हो रहा है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आपको यहां तक समझ में आ गए। इसमें सबसे बड़ा जो प्रोवाइजो यहां पे हमें देखा, जिसको हम बोलते हैं प्रोवाइजो। ठीक है, प्रोवाइजो हमें क्या बोल रहा है बेसिकली कि वो इंटॉक्सिकेशन जो है, वो जो नशीली पदार्थ है, वो उसको दिया जाना चाहिए बाय समवन एल्स, या फिर वो उसने इंजेस्ट कर लिया है विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। मतलब उसको नहीं पता है, दो सिचुएशंस है, उसको नहीं पता है कि वो जो इंजेस्ट कर रहा है उससे इस तरीके का नशा हो सकता है, या दूसरा उसे जबरदस्ती ऐसा कोई नशीली पदार्थ या ऐसा कोई इंटॉक्सिकेटिंग आइटम इंजेस्ट कराया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। ठीक है, तभी आपको सेक्शन 85 का डिफेंस मिल पाएगा। आई होप सेक्शन 85 का आपको यहां पे सब कुछ क्लियर होगा। तो सेक्शन 85 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। अब हम 86 पे आते हैं। 86 क्या बोलता है? इन केसेस वेयर एन एक्ट इज डन नॉट एन ऑफेंस, in cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. तो अगर आप एक चीज ध्यान दोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सेकेंड पार्ट जो है इस क्या बोलते हैं सेक्शन का, इस प्रोविजन का जो सेकंड पार्ट है वो मोर और लेस फर्स्ट पार्ट से सिमिलर, मोर और लेस सेक्शन 85 से सिमिलर है। लेकिन ये जो फर्स्ट लाइन है, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, ये लाइन जो है ये इसका मीनिंग चेंज करता है। अब 85 क्या हो रहा था? 85 उन सारे एक्ट्स को कवर कर रहा है, उन सारे एक्शंस या ओमिशंस को कवर कर रहा है जो कि एक ऑफेंस हो सकता है। ठीक है, और आपने वो इंटॉक्सिकेशन, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के टाइम पे कंडक्ट किया, यू वर इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और व्हाट यू वर डूइंग वाज कॉन्ट्ररी टू लॉ। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है ये सिर्फ उन ऑफेंसेस पे अप्लाई होगा जहां पे पर्टिकुलरली इंटेंट और नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद अगर होगा तो जब हम मेंस रिया की बात करते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेंस रिया। इंटेंट सबसे ऊपर होता है और उसके नीचे नॉलेज होता है। ठीक है, तो इन केसेस व्हेन एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, जब तक आपको उसकी नॉलेज ना हो, कि जब तक आपका कोई मैल इंटेंशन ना हो, तब तक वो ऑफेंस नहीं होता है। ठीक है,
तो अगर पर्सन इंटॉक्सिकेशन स्टेट में अगर वो एक्ट कर देता है, ठीक है, तो ही विल नॉट बी मेड रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड एंड दैट इंटॉक्सिकेशन वॉज एडमिनिस्ट्रेड, दैट वॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड बिकॉज ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। अब इसको अगर मैंने आपको लीगल भाषा में समझाने की कोशिश की, अब इसको बेसिकली मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। 86 बेसिकली ऐसे एक्शंस में क्या बोलते हैं, 86 बेसिकली ऐसे एक्शंस पे अप्लाई होगा जहां पे बेसिकली आपने में कोई नशीली पदार्थ कंज्यूम की है बेसिकली, ठीक है, यू आर इंटॉक्सिकेटेड एंड यू डिड समथिंग, ठीक है, यू डिड समथिंग रॉन्ग और यू डिड समथिंग इलीगल और यू कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है, इट कुड बी मर्डर, इट कुड बी एन एक्सीडेंट, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, मर्डर, रेप, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो अब जैसे रेप का ऑफेंस अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या है, आपको पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज होने की जरूरत है नहीं, आपने एक्ट किया, दैट इज इनफ टू प्रूव कि आपका इंटेंशन था, राइट, दैट इज इनफ टू से कि आपका इंटेंशन था, तो आप रेप के लिए कन्विक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये वैसे केसेस को कवर नहीं करेगा, ये वैसे ऑफेंसेस को कवर करेगा जहां पे पर्टिकुलरली इंटेंट के नॉलेज प्रूव करना पड़ेगा, जो बाय एक्ट ऑफ इटसेल्फ नहीं दिख रहा है, ठीक है, और आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में हो, आपका इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरी होना चाहिए इसमें, लेकिन यू डिड समथिंग, ठीक है, यू डिड समथिंग बट यू डिड नॉट हैव द इंटेंशन टू डू इट। यहां पे वो वाली बात नहीं है कि आपका इंटॉक्सिकेशन स्टेट ऐसा होगा कि आप इनकेपेबल हो जाओ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट या व्हाट यू डूइंग इज कॉन्ट्री टू लॉ, नो, आप एक ऐसा एक्ट करो जो आपको पता है कि ये ऑफेंस है, आपको नॉलेज है इस बात की कि आप ये एक ऑफेंस है। जैसे किसी को बालकनी से धक्का देना, लेट्स से आप एक बार में हो, आप इंटॉक्सिकेटेड हो और आपको पता है कि आप एक थोड़े ऊपर वाले फ्लोर पे डांस कर रहे हो या ऊपर वाले फ्लोर पे अपने दोस्तों के साथ हो, और आपको पता है कि रेलिंग के पास अगर मैं जाऊंगा तो मैं गिर सकता हूं और यहां से जो गिरेगा उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, बहुत तेज चोट आ सकती है, ठीक है, तो मैं रेलिंग के पास नहीं रहूंगा। बट आप ऐसे इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में आप किसी को धक्का दे देते हो, ठीक है, आप किसी को धक्का देते हो, वो नीचे गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है, विल यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? द आंसर वुड बी यस, डिपेंडेंट, द आंसर वुड बी नो ओनली इफ यू कैन प्रूव कि आपका कोई इंटेंशन या नॉलेज नहीं था वहां पे ऐसा करने का। दूसरा, जो इंटॉक्सिकेशन आपके साथ था वो इनवॉलंटरी था, ठीक है। तो ये 86 उन केसेस में अप्लाई किया जाता है लोग जब नशे में आके कुछ गलतियां कर बैठते हैं, बट अगेन द सेम थिंग, वो नशा जो है, वो इंटॉक्सिकेशन जो है, वो इनवॉलंटरी ही होना चाहिए, ठीक है। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस अलाउड नहीं है, आइदर अंडर 85 और 86 आप वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस नहीं ले सकते। उतनी मत पिया करो, उतनी मत नशे किया करो अगर हैंडल नहीं होता है, बेसिक रूल 85 86 हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यही चीज मैंने यहां पे स्लाइड में समझाई है। 85 डील्स विद इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन और ड्रंकनेस एज अ डिफेंस टू क्रिमिनल लायबिलिटी। 86 डील्स विद वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, दैट इज व्हेन अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड इंटॉक्सिकेंट। अब मैंने यहां पे वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन क्यों लिखा है, आप लोग कंफ्यूज लग रहा होगा कंफ्यूजन। ये 86 बेसिकली ना एक नेगेटिव लैंग्वेज में, 85 आपको डायरेक्टली बता रहा है कि डिफेंस क्या है, 86 आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन एक डिफेंस नहीं हो सकता है, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन ही डिफेंस होगा, ठीक है। यही बात देखो मैंने यहां पे लिखी है, इनवॉलंटरी ड्रंकनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 85 of IPC absolves a person from his criminal responsibility, whereas voluntary or self-induced drunk state covered under 86 of IPC does not operate as an extenuating factor, even though it makes a person incapable of grasping the consequences of his actions। यहां पे भी मेंटल स्टेट 85 वाली ही हो सकती है कि आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो, लेकिन आपने अगर वो नशीली पदार्थ आपने खुद कंज्यूम किए, आपको पता था, तो आप कुछ भी करो, आप ये डिफेंस नहीं ले सकते। आई होप आपको 85 और 86 का डिफरेंस समझ में आएगी। मैं 86 इसलिए बोल रहा हूं कि ये कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है कि सारी बुक्स में ये वाली लाइन लिखी जाती है जो मैंने यहां पे लिखी है, लेकिन कोई चीज ये समझ नहीं पाता है कि 86 डायरेक्टली इस चीज की बात नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली इस चीज की बात कर रहा है। 86 पहले ये बता रहा है हमें कि आपको इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस एक और तरीके से मिल सकता है जब आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया हो लेकिन आपका इंटेंशन और नॉलेज नहीं था, इसलिए आपको वो डिफेंस मिल जाएगा। 86 ये बताता है, 85 का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। लेकिन 86 एक चीज और ये भी बताता है कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन एक डिफेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 86 में दो बातें की जाती हैं हर बुक में, हर वीडियो में, हर टीचर 86 की सिर्फ यही वाली बात बताता है, लेकिन 86 एक्चुअली एक बात और बताता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रॉपर्ली। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कंसेंट एज अ डिफेंस। अब कंसेंट एज अ डिफेंस अगर आपको याद होगा तो हमने टॉर्ट्स में भी पढ़ा है बेसिकली, तो उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद होंगे, जैसे हम लोग अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और आप कोई भी ऐसे एक अम्यूजमेंट पार्क में राइड पे आप चढ़ते हो, ठीक है, अगर उसमें आपको कोई इंजरी हो रही है, ठीक है, तो उस इंजरी में आप क्या करोगे, आप नेग्लिजेंस का केस करोगे, ठीक है, वो राइड जो चला रहा था, जो ओनर होगा, उस पर केस करोगे। वो क्या डिफेंस ले सकता है कि मैंने सारा ड्यू केयर लिया था, मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, मैंने पूरा झूला जो था, पूरा जो वो झूला था मैंने चेक किया था, सारी चीजें परफेक्ट थी, बट ये एक एक्सीडेंट था, ये हो गया। प्लस कंसेंट एज अ डिफेंस भी आप वो ले सकता है, बोल सकता है कि हमने इनको बताया था कि लेट्स से बंजी जंपिंग कर रहे हो अगर आप, तो बंजी जंपिंग में आपको हड्डियों में चोट आ सकती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि इसके साथ आप कंसेंट दे रहे हैं कि ये करने के बाद हम पूरा प्रिकॉशन लेंगे, लेकिन कुछ चीजें इनएविटेबल है और आप कंसेंट दे रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे, ठीक है। तो कंसेंट एज अ डिफेंस का आईपीसी में भी यही कॉन्सेप्ट लगाया गया। इनफैक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो कॉमन लॉ में जो डेवलप हुआ है, कॉमन
लॉ प्रिंसिपल्स के थ्रू, ठीक है, उसी चीज को आईपीसी में इन कुछ सेक्शंस में डाला गया है। तो इसको फटाफट कवर करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी एंड 28 ऑफ द बीएनएस, ठीक है। कंसेंट का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है, ये 90 और सेक्शन 90 आईपीसी में दे रखा है। इफ इट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर, अच्छा सॉरी, एक चीज यहां पे मुझे बतानी है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया गया। जो सेक्शन 90 है आईपीसी का, उसमें नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया गया। नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में मतलब देखो, डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है व्हाट इज कंसेंट, तो आपने सिचुएशंस बता दिया कि ये एक वैलिड कंसेंट होता है। अगर ये सिचुएशंस में आप कंसेंट दे रहे हो तो उसको हम वैलिड कंसेंट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कंसेंट कैसे डिफाइन किया गया है, बताया गया 5 ऐसी सिचुएशंस अगर वो एग्जिस्ट करती है तो बोला जा रहा है कि वो एक वैलिड कंसेंट नहीं है, बेसिकली दैट इज नॉट कंसेंट, ठीक है। प्रॉपर कंसेंट नहीं है, वो इनवैलिड कंसेंट है बेसिकली। तो ये उन 5 सिचुएशंस की बात की जा रही है जहां पे कंसेंट को इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। इफ द कंसेंट वाज गिवन बाय अ पर्सन अंडर अ फियर ऑफ इंजरी और गिवन बाय अ पर्सन अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, अगेन सेम चीज, फैक्ट की बात की जा रही है, लॉ की बात नहीं की जा रही है। सेक्शन 76 आपको याद होगा, 76 and 79। If the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception, मतलब आप ये जो थर्ड वाला जो मैं एलिमेंट बता रहा हूं, ये उस पर्सपेक्टिव से है जिसको आप कंसेंट दे रहे हो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ इन चारों कंडीशंस को देखोगे तो ये सारे विक्टिम के पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है। लेकिन एक थर्ड वाला पॉइंट ही जो है, एक वो ऐसा नेगेटिव डेफिनेशन है जहां पे क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, बेसिकली जिसके ऊपर आप केस करोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको कंसेंट दे रहा हूं तो ये आपके पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया गया है कि अगर आपको पता है और यू हैव अ रीजन टू बिलीव, या आपको शक है या आपको पता है कि जो मैंने आपको कंसेंट दिया है दैट इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फियर जो मे बी आपने ना इंस्टिल किया हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके कारण कोई फियर हो या मिसकंसेप्शन हो। मिसकंसेप्शन मतलब गलतफहमी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फियर या मिसकंसेप्शन आपके कारण डेवलप हुआ हो, मे बी वो किसी और पर्सन ने डेवलप किया हो या मे बी वो किसी सिचुएशन में डेवलप किया गया हो। लेकिन अगर आप बेसिकली उस चीज का फायदा उठा के कंसेंट ले रहे हो तो आप उसको प्रॉपर कंसेंट नहीं माना जाता है, ठीक है। नंबर 4, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट ऑफ दैट टू विच ही इज गिवन कंसेंट। बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अगर आप इंटॉक्सिकेटेड हो या अनसाउंड हो माइंड से, और आपको ऐसा इंटॉक्सिकेशन और ऐसा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए जिसमें बेसिकली आपको जो एक्ट के लिए आप कंसेंट दे रहे हो उसका नेचर और कॉन्सिक्वेंस समझने की क्षमता नहीं है आप में, कैपेबिलिटी नहीं है आप में, ठीक है। तो वैसे केस में वो कंसेंट नहीं होगा एज पर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी, ठीक है। एक चीज का यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटॉक्सिकेशन यहाँ पे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। इफ द कंसेंट, लास्ट इज इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 years ऑफ एज, ठीक है। तो 12 साल के नीचे की उम्र के बच्चा कंसेंट नहीं दे सकता है अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये ऐसे फैक्चुअल बेसिस पे देखा जाएगा कि अगर लग रहा है कि नहीं बच्चे ने कंसेंट दिया था तो उसको मान लिया जाएगा, बट वो आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रूव करना पड़ेगा, बहुत ही कंप्लीटली प्रूव करना पड़ेगा। काफ़ी क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना, उसका लेवल काफ़ी हाई होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी माइनर में भी मतलब 12 साल के नीचे के बच्चे की बात कर रहे हैं तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि 12 साल की उम्र के नीचे का बच्चा जो है उसने कंसेंट दिया था और वो बेसिकली उसके पास इतनी मेंटल कैपेबिलिटी है, उसका ब्रेन इतना डेवलप्ड है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ ही कंसेंट्स टू दिस एक्ट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कंसेंट। अब 87 में दे रखा है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। बेसिकली ये वही लॉ ऑफ टॉर्च का ये है, प्रिंसिपल है, ठीक है, कि अगर आप किसी एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो और आप कंसेंट दे रहे हो, ठीक है, तो आप यू कैन नॉट, जो डिफेंडेंट है वो बेसिकली डिफेंस ले सकता है कि सामने वाले ने कंसेंट दिया था, मेरी गलती नहीं है इसमें, ठीक है। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। मतलब यूजुअली उससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा, या फिर ऐसा नोन नहीं है डूअर को कि उससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन अबव 18 years ऑफ एज। ये इंपॉर्टेंट है, हु हैज गिवन कंसेंट, जो एक्सप्रेस कंसेंट भी हो सकता है, इंप्लाइड कंसेंट भी हो सकता है। एक्सप्रेस कंसेंट होता है जब आपने कुछ बोल दिया, ठीक है, या कहीं पर आपने लिख के साइन कर दिया, ठीक है। और इंप्लाइड कंसेंट में हो गया जैसे अगर आप किसी राइड पे, अम्यूजमेंट पार्क पे चढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे कुछ साइन नहीं कर रहे हो लेकिन आप पैसे पे करके आप चढ़ रहे हो, तो बेसिकली आप इंप्लाइडली कंसेंट दे रहे हो to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm। बेसिकली कहने का यही मतलब 87 में कि अगर कोई ऐसा एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो जहाँ पे आपने कंसेंट दिया था, और यूजुअली वैसी एक्टिविटी में किसी की डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं हो सकती है, और वैसे में अगर आपको चोट लग रही है, आपको हार्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कंसेंट मानेंगे और द डिफेंडेंट विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर इट, ठीक है। द डूअर ऑफ दैट एक्ट विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर इट, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन मैंने जानबूझ के डाल दिया आईपीसी से। ये बेसिकली वैसे सिचुएशंस में अप्लाई होता है जहाँ पे आप गेम्स खेलते हो, जैसे फेंसिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, फुटबॉल हो गया। अब आपको पता है कि फुटबॉल खेलोगे तो उसमें थोड़ी मोड़ी चोट आ सकती है, तो आप जो खेल रहे हो दैट इज एन इम्प्लाइड कंसेंट। लेकिन आपने सिचुएशन ऐसी देखी हैं, ऐसे बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट्स हुए हैं, आपने देखा होगा कि फुटबॉल मैचेस में प्लेयर्स को कभी कदार ऐसी चोट लगी है ड्यू टू विच दे हैव डाइड आइदर ऑन द स्पॉट और लेटर ऑन they have been injured very badly and then later on pass away. There have been instances, आप सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं है, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में आप देखोगे, क्रिकेट में भी ऐसा हो चुका है, राइट।
तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो क्या वैसे में सामने वाले प्लेयर में भी जिसने वो बॉल किक किया या फिर मे बी जो बॉलर था उस क्रिकेट मैच में, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा अंडर आईपीसी फॉर किलिंग और मे बी मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड? द आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे आप गेम खेल रहे हो तो यूजुअली इट विल नॉट कॉज डेथ। इट वाज नॉट, जो आप करने जा रहे हो, यूजुअली फुटबॉल इज नॉट मेंट टू ग्रीवियसली हर्ट समवन और कॉज डेथ ऑफ समवन, एंड इट इज नॉट नोन बाय एनीवन यूजुअली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू समवन। लेकिन कभी कदार सिचुएशन ऐसी हो जाती है विच इज इनएविटेबल, आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो आपको याद होगा इनएविटेबल एक्सीडेंट भी, इनएविटेबल एक्ट भी एक वन ऑफ द डिफेंसेस है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए एंड जेड अग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। फेंसिंग इज बेसिकली तलवारबाजी। ठीक है, दिस अग्रीमेंट implies द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज्ड विदाउट फाउल प्ले। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट फाउल प्ले। तो आप वो सारी चीजें कर रहे हो जो नॉर्मली ऑर्डिनरीली किया जाता है उस एक्ट में, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप फेंसिंग करते हुए आप बोल रहे हो कि अरे वो देख वो पीछे कोई आ रहा है, एंड देन सडनली यू हिट दैट पर्सन और उसके कारण उसको चोट लग जाती है। ठीक है, तो वैसे केस में आप ये डिफेंस नहीं ले सकते। ठीक है, सो विदाउट फाउल प्ले, एंड इफ ए व्हाइल प्लेइंग फेयरली, अगेन सी फेयरली, नो फाउल प्ले, हर्ट्स दैट, ए कमिट्स नो ऑफेंस। ठीक है, इसके कंसेंट के और भी सेक्शंस हैं, मैंने सिर्फ एक दो सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो उठाए हैं, बाकी आप अगर चाहो तो आप आईपीसी खोल के सीधा पढ़ सकते हो, बट मेनली यही दो सेक्शंस अप्लाई होते हैं, सबसे ज़्यादा यही पूछा भी जाता है। 92 भी मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा। 92 में देखो बेसिकली क्या है, ये उन केसेस में अप्लाई किया जाता है जहाँ पे आप सामने वाला पर्सन कंसेंट देने की हालत में नहीं है और उस कोई भी लीगल गार्डियन या कोई भी नेक्स्ट ऑफ किन अवेलेबल नहीं है जो उनके बिहाफ पे कंसेंट दे सके। तो आपके पास पावर है टू डू एवरीथिंग यू कैन टू do everything you can for the benefit of that person and you have to do it in good faith। ठीक है, ये यूजुअली उन डॉक्टर्स के केस में अप्लाई होता है। मान लो आपको कोई इंजरी हुई है एंड यू आर इन अ सर्जरी। ठीक है, नाउ वाइल यू आर अंडर एनेस्थीसिया एंड वाइल यू आर ओपन ऑन द सर्जरी टेबल, ठीक है, सर्जिकल टेबल पे आप ओपन है आपकी बॉडी, एंड सर्जन सर्जरी करते हुए उनको लगा कि इट्स अ माइनर इंजरी और मे बी सम काइंड ऑफ इंजरी। ठीक है, तो वो सर्जरी कर रहे हैं, बट वाइल दे वर डूइंग द सर्जरी दे डिस्कवर्ड कि देयर इज सम बिगर इंजरी दैट हैज बीन कॉज्ड। ठीक है, या फिर कोई बहुत बिगर मेडिकल प्रॉब्लम है। तो वैसे केस में क्या पेशेंट को वापस से एनेस्थीसिया से हटा के उससे पूछोगे कि आप कंसेंट करते हो कि नहीं कि मैं फर्दर इसमें ऑपरेशन करूं कि नहीं करूं, फर्दर मैं सर्जरी करूं कि नहीं करूं? नॉट पॉसिबल। और अगर कोई नेक्स्ट ऑफ किन या कोई भी लीगल गार्डियन अवेलेबल नहीं है, आपने सारे लॉफुल चार्ज जिसके पास होता है जिस पर्सन को, सबको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, बट आप नहीं कर पा रहे हो, किसी से बात नहीं हो पा रही है, तो आपके फेयर जजमेंट में डॉक्टर के हिसाब से उसके स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पे गुड फेथ में उसको जो सही लगा उसने किया, और अगर उसके कारण उसको उस पेशेंट को कोई हार्म होता है, ठीक है, तो आप डॉक्टर को अक्यूज नहीं कर सकते, बेसिकली डॉक्टर को कन्विक्ट नहीं कर सकते फॉर ग्रीवियस हर्ट और हार्म और डेथ वॉट एवर। ठीक है, इसमें प्रोवाइजोस हैं, ये प्रोवाइजोस बेसिकली वही है, दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ। ऑब्वियसली अगर आपका इंटेंशन ही था मारने का, ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि इंटेंशन नहीं था मेरा, मैं गुड फेथ में कर रहा था, मैं उसके बेनिफिट के लिए कर रहा था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं किसी से पूछ नहीं सकता था, कोई भी नेक्स्ट ऑफ किन अवेलेबल नहीं था, और वो पर्सन खुद जो है कंसेंट देने की हालत नहीं था बिकॉज ही वाज अंडर एनेस्थीसिया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें डॉक्टर को प्रूव करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, राइट। सो 87 और 92 मेन यही दो सेक्शन है, बाकी जो कंसेंट के सेक्शन हैं वो आप पढ़ सकते हैं। 90 में कंसेंट डिफाइन कर रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कंसेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कंसेंट बेसिकली। ठीक है, कमिंग ऑन टू लास्ट डिफेंस दैट इज प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस के लिए डायरेक्टली जंप टू द बेयर एक्ट बेसिकली। बेयर एक्ट में मैं देखो अब आपको 96 से हम स्टार्ट करते हैं आईपीसी में। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सो अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलूँ, जो प्राइवेट डिफेंस है, इट इज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट एज पर 96 ऑफ आईपीसी। 97 क्या बोलता है? एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड अ प्राइवेट डिफेंस। किस किस चीज़ों पे एक्सटेंड करती है? बेसिकली आप प्राइवेट डिफेंस कब कब कर सकते हो? फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट योर ओन बॉडी और बॉडी ऑफ द एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एन ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। जैसे कोई चाकू लेके भागता हुआ आपके सामने आ रहा है, या आपके दोस्त के सामने आ रहा है, या कोई भी सामने आपको आदमी दिख रहा है, उसको आपको पीछे से कोई चाकू लेते भागते हुए आ रहा है, तो आप अपने आप को बचा सकते हो, उस आदमी को बचा सकते हो। सो यू आर प्रोटेक्टिंग द बॉडी ऑफ योर और द अदर पर्सन अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, जो इसमें डिफाइन भी आईपीसी में आप देखोगे एक पर्टिकुलर पूरा सेक्शन है, पर्टिकुलर पूरा चैप्टर का सबसेक्शन है जहां पे ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी की बात की गई है। सेकेंडली, ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ आपको बिलोंग करती हो या आपके पोजेशन में हो। ठीक है, विच इज फॉलिंग अंडर एंड अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू ऑफेंसेस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है कि जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है किसी इंसान को, वो किन किन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस पर अवेलेबल है? तो 4 ऑफेंसेस, रॉबरी, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और थेफ्ट। ठीक है, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास एंड एन अटेम्प्ट टू डू दीज ऑल 4 ऑफेंसेस। ठीक है, तो 97 आपको ये बता रहा है कि प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी आप कर सकते हो और प्रॉपर्टी कर सकते हो। प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों होता है। 98 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा। इसमें अगेन अनसाउंड माइंड की बात की जा रही है, या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की बात की जा रही है। ठीक है, या फिर एनी पर्सन हु इज एक्टिंग बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन। ठीक है,
तो यू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट विच यू वुड हैव हैड इफ द एक्ट वर एन ऑफेंस। तो अगर आपको दिख रहा है देयर इज एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हु माइट एक्चुअली हिट यू, तो यू कैन हिट हिम बैक, ठीक है। बट प्राइवेट डिफेंस में सब कुछ एक मेजर डॉक्ट्रिन पर डिपेंड करता है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल रिएक्शन बेसिकली, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल रिएक्शन बेसिकली क्या है, या सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं हम इसको, हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं या प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या बोलता है बेसिकली, मान लो सामने से एक इंसान आ रहा है, वो हाथ में एक बैम्बू स्टिक लेते आ रहा है और आपको पता है कि वो आपको शायद मारने आ रहा है, तो आपने क्या किया, आपने अपने पॉकेट से बंदूक निकाली और उसको मार दिया। दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल। वो बैम्बू स्टिक लेके आ रहा है और आप बंदूक निकाल रहे हो, तो दोनों के एक्ट्स प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्राइवेट डिफेंस में हम किसी भी सेक्शन में अगर भी हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल रिएक्शन या प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, वो अज्यूम कर लो कि उस सेक्शन में भले ना लिखा हो बट वो सेक्शन में प्रेजेंट है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो हमेशा प्राइवेट डिफेंस में देखा जाता है। सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस के सारे केसेस में सबसे पहले आपको यही प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो रिएक्शन था, आपने जो एक्शन किया, ठीक है, अगेंस्ट दैट डेंजर टू योर प्रॉपर्टी और बॉडी और एनी अदर बॉडी और प्रॉपर्टी, वो आपका प्रोपोर्शनेट था, ठीक है। वो लाठी लेके आ रहा है तो आप बंदूक लेके नहीं जा सकते, वो लाठी लेके आ रहा है तो मे बी आप भी लाठी ले सकते हो, या मे बी आप एक आयरन रॉड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या मे बी कोई ऐसे पत्थर ले सकते हो, पत्थर से मार के उसको भगा सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है। बट ये नहीं है कि आपने गाड़ी निकाली सीधा गाड़ी लेके उसको पकड़ गए, नो, मे बी आप गाड़ी निकाल के भाग सकते हो वहां से, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। 99 बात करता है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन, ठीक है, हो गया है क्या होने वाला है, बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, बेसिकली लीगली वर्ड जब एक्ट कर रहा हूं, दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ। तो ये बेसिकली पब्लिक ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, अरेस्ट करने आई है पुलिस आपको, तो वैसे केसेस में आपको बोला जाता है प्लीज डोंट रेजिस्ट। तो वैसे केसेस में अगर वो जबरदस्ती आपके साथ करते हैं तो वो लॉफुल होगा और आप उसमें ये प्राइवेट डिफेंस वाला आप डिफेंस नहीं ले सकते, ठीक है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, दो दैट डायरेक्शन मे नॉट सीम जस्टिफाइबल बाय लॉ, ठीक है। वही उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर आ रहा है या वो किसी और को डायरेक्शन दे रहा है, दोनों केस में वो नहीं कर सकते। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस व्हेन देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। बेसिकली अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, कि देयर इज टाइम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप पुलिस को बुला सकते हो, पब्लिक अथॉरिटीज को आप बुला सकते हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए या प्रॉपर्टी डिफेंड करने के लिए या किसी और की बॉडी डिफेंड करने के लिए, तो वैसे में प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन द सेम थिंग, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए प्राइवेट डिफेंस में, क्योंकि आप किसी सामने वाले इंसान की जान तक ले सकते हो, ऐसा भी राइट दिया गया, इसलिए इसके ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमने 97 में पढ़ा था रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99, तो ये 3 रिस्ट्रिक्शंस 99 में लगाए गए हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सटेंट टू विच द राइट मे बी एक्सरसाइज, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर देन हार्म दैट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्राइवेट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, के वही प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था, ओके। ये एक्सप्लेनेशंस आप पढ़ सकते हो, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट प्लीज रिमेंबर दीज रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, और ये आपका जो है ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी याद रखिएगा। पूछ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन सा सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 99 में दे रखा है, ठीक है। कमिंग ऑन टू सेक्शन 100, नाउ दिस इज अ सिचुएशन जहां पे प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी करते हो आप टू विच मे कॉज डेथ, ठीक है। The right of private defense of the body extends under the restrictions mentioned 99 में to the voluntary causing of death। अब देखो यहाँ पे voluntary मतलब आपका इंटेंशन है, आपका नॉलेज या इंटेंशन है बेसिकली, यू आर voluntarily causing a death or any other harm to the assailant, जो आप पे हमला कर रहा है या किसी और पे हमला कर रहा है, आप उनको बचा रहे हो। If the offense which occasions the exercise of the right to be of any of the descriptions given below, ठीक है। ये 7 सिचुएशंस में आप बेसिकली प्राइवेट डिफेंस इस लिमिट तक का कर सकते हो कि आप उसको बहुत ग्रीवियसली हर्ट कर सकते हो या उसकी जान तक ले सकते हो। फर्स्ट, सच एन असॉल्ट मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अपने आप को अभी नहीं बचाया तो आप मर सकते हो उस असेलेंट के हाथों। सच एन असॉल्ट मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल बी अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंस। तो डेथ एक रीजन हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, रेप एक रीजन हो सकता है, आपको लग रहा है कि जो असॉल्ट है वो दैट इज विद एन इंटेंशन टू कमिट रेप ऑन यू, ठीक है। gratifying unnatural lust with an intention of an assault with an intention of gratifying unnatural lust, again the same thing, ये related to body है, rape, sexual assault, sexual harassment, ठीक है, being touched or maybe worse, right। फिर किडनैपिंग और अबडक्शन आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है आपके साथ या सामने वाले इंसान के साथ जो भी है। एंड असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच मे रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है। तो रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन के साथ इन्होंने एक चीज लिख दी है कि ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको अभी आपने एक्ट नहीं किया तो वो आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर लेगा, प्लस यू विल नॉट हैव एन ऑप्शन टू कॉल द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर योर रिलीज बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली आपको किसी बेड बॉक्स में बंद कर दिया, किसी रूम में बंद कर दिया, किसी बेसमेंट में बंद कर दिया, तो इसलिए अपने आपको बचाने के लिए आप मे बी उसको ग्रीवियसली हर्ट कर रहे हो या उसकी डेथ कॉज कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक इन्होंने प्रोवाइजो लगा दिया उस पर। एंड लास्ट, एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्टरिंग एसिड, ठीक है, और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टरिंग एसिड, ठीक है। अटेम्प्ट
भी कवर हो रहा है इसमें। अच्छा, ये सारे एक्ट्स में, ये एक्ट में भी होने वाला हो या हो चुका हो, दोनों केस में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि प्राइवेट डिफेंस जो है आपको अगेंस्ट बॉडी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोथ, उस सिचुएशंस में भी मिलता है जहां पे आपको एप्रीहेंड कर रहे हो कि आपके साथ ऐसा होने वाला है या प्रॉपर्टी के साथ ऐसा होने वाला है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जब वो होना शुरू हो तभी आप प्राइवेट डिफेंस करोगे। ठीक है, लेकिन वही बात है, एप्रीहेंड करना भी फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्चुअली एप्रीहेंशन ट्रू था। बहुत बार मिसकंसेप्शन भी हो सकता है, गलतफहमी भी हो सकती है। ठीक है, सेक्शन नंबर 100, मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू रिमेंबर इट। 101, when such right extends to causing harm other than death, if the offense be not of any of the descriptions above given, the right of private defense of the body does not extend to voluntarily causing the death of the assailant, but does extend to, under the restrictions mentioned in 99, to the voluntary causing of the assailant of any other harm other than death। ठीक है, तो अगर ये 7 सिचुएशंस में अगर आपका सिचुएशन फॉल नहीं कर रहा है तो आप किसी को ग्रीवियसली हर्ट या फिर डेथ नहीं कॉज कर सकते वॉलंटरीली। ठीक है, ऑल्दो इट डज मीन कि इनवॉलंटरीली अगर डेथ कॉज हो जा रही है तो आपको डिफेंस मिलेगा। ठीक है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करता है। 102, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट डिफेंस कब, आपका राइट कब शुरू होगा? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने यही बताया है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंसेस एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, दो द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड। मतलब अभी शुरू भी नहीं हुआ है, आपको सिर्फ एप्रीहेंशन हुआ है, एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर कंटिन्यूज। ठीक है, 103 की बात करते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ इन केसेस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, थ्रेट टू प्रॉपर्टी के केसेस में अगेन रिस्ट्रिक्शंस आपको याद रखने हैं 99 के, आप इसमें वॉलंटरीली डेथ कॉज कर सकते हो रॉन्ग डूअर का। ठीक है, इन 4 केसेस में रॉबरी हो रही हो, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो रहा हो, मिसचिफ बाय फायर ऑफ एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, मतलब उसमें रहा जाता हो, और एज अ प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड फोर्थ, थेफ्ट, मिसचिफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if the right of private defense is not exercised। ठीक है, सो आई होप 103 में कुछ ऐसा कुछ समझाने को नहीं है, ये 4 सिचुएशंस आपको बेसिकली याद रखने हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। एंड 104 अगेन इज टॉलिंग व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग हार्म एनी हार्म अदर देन डेथ। अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन ओनली कॉज एनी हार्म अदर देन डेथ। ठीक है, एंड 105 अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। 102 जो हमने डिस्कस किया था वो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी था, और ये 105 जो मैं बता रहा हूं आपको वो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। अगेन द सेम थिंग, मे बी अभी ऑफेंस नहीं हुआ हो या शुरू होना नहीं शुरू हुआ हो, ठीक है, लेकिन आपको एप्रीहेंशन है तो आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट, जब तक वो भाग ना जाए या जब तक पब्लिक अथॉरिटीज ना आ जाए। ठीक है, या फिर जब तक प्रॉपर्टी रिकवर ना हो जाए। मे बी चोर आपका कोई सामान लेके भाग रहा हो और आपने उसको मारपीट के सामान वापस ले लिया, सामान आपके हाथ में पोजेशन में वापस आ गया, तो उसके बाद अब ये नहीं कि आप बंदूक निकाल के उसको मार दो, अब डेंजर खत्म हो गया। राइट, The right of private defense of property against robbery continues as long as the offender causes or attempts to cause any person death or hurt or wrongful constraint। ठीक है, तो डेथ, हर्ट या wrongful constraint का जब तक डर है, जब तक उसके होने के चांसेस है, जब तक आपको उसका डर है, तब तक आपके पास प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का राइट है रॉबरी के केसेस में। ठीक है, एक्चुअली अगर आप अभी मैं सारी सिचुएशन में पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि बेसिकली प्राइवेट डिफेंस आपको ये बोल रहा है वो बॉडी के अगेंस्ट हो या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो, तब तक हो सकता है जब तक आपको डर है अपनी जान का, अपनी प्रॉपर्टी के नुकसान का। ठीक है, या फिर जब तक पब्लिक अथॉरिटीज या जब तक आपको कोई रिक्विजिट हेल्प नहीं मिल जाती। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल प्राइवेट डिफेंस का यही है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचिफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास, जब तक वो बेसिकली आपके घर में घुस रहा है, आपकी प्रॉपर्टी में घुस रहा है या आपको परेशान कर रहा है। द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास which has been begun by such house breaking continues, जब तक वो आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, घर में घुसना है, तब तक आपके पास वो राइट है। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, दिस इज द लास्ट सेक्शन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क और ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट व्हिच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। ठीक है, रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट विदाउट रिस्किंग ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन। ठीक है, हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू रनिंग ऑफ दैट रिस्क। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, आपको प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना हो या प्रॉपर्टी बचाने के लिए या जान बचाने के लिए अगेंस्ट एन असॉल्ट, बेसिकली आपको अगर प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना है, ठीक है, और वो आपको समझ में आ रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन है कि एक इनोसेंट पर्सन में भी उस मामले में हर्ट हो सकता है। ठीक है, बट वो हर्ट डेथ नहीं होना चाहिए, ऐसा मेंशन नहीं है कहीं पे, बट इट्स अ यूजुअल प्रिंसिपल। तो अब वैसे में आपका प्राइवेट डिफेंस आपको मिलेगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइवेट डिफेंस एज अ क्या बोलते हैं डिफेंस, राइट। ये आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट, सच अ राइट व्हेन एक्सरसाइज इज ओनली टू प्रिवेंट वन सेल्फ फ्रॉम द असॉल्ट और टू प्रोटेक्ट वंस प्रॉपर्टी फ्रॉम असॉल्ट। इट इज नॉट रेट्रिब्यूटिव और एन एक्ट ऑफ रिवेंज, बदला नहीं है। ठीक है, रिमेंबर दैट सेक्शन, विच सेक्शन वाज इट? सेक्शन नंबर 99 में दे रखा है दैट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म दैन इट इज नेसेसरी। ठीक है, मोर हार्म दैन इट इज नेसेसरी।
इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन इन सेक्शन 99, 100 एंड 103. ठीक है. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस, ये बात मैं लिख चुका हूँ, ये सेम सेक्शन मैंने कॉपी किया था यहाँ पे, तो ये सेम प्रोविजन है. ओके. एंड सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये रिवीजन सीरीज पसंद आ रहा हो. आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस. ठीक है. एंड इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो यू कैन सजेस्ट मी, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए. आई विल मेक श्योर दैट आई कम अप विद दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.